हेलो दोस्तों। आज है 10 नवंबर 2023 और सुबह के 9:30 के आसपास बजे हैं। तो आइए देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। तो आज पिछले कुछ दिनों में मार्केट ऊपर ही गया था। तो आज मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ रहा है। अगर मैं बेसिक कैंडल हटा दूं तो ये अपना निफ्टी चार्ट है और ओपन मार्केट नीचे हुआ है और अब धीरे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो मार्केट मोर और लेस आसार दिखा रहा है कि ये ट्रेंड तोड़ दे। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाता है और अगर हम एक सेकेंड बेसिक कैंडल अगर लगाते हैं तो यहाँ से अगर मानते हैं कि ये जो है आपका सप्लाई जोन शुरू हुआ है, जब तक ये सप्लाई जोन ब्रीच नहीं करता, एक और सप्लाई जोन यहाँ पर भी है, ठीक है, जब तक ये सप्लाई जोन ब्रीच नहीं करता है, जब तक ये सप्लाई जोन के ऊपर नहीं जाता है, तब तक हम मान सकते हैं कि ट्रेंड नीचे की तरफ है। तो अभी हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा पैसा किसी स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। अगर हम पैसा लगा भी रहे हैं किसी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन से तो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं, ठीक है, बहुत सारा ना लगाएं। आइए देखते हैं हमारे पसंदीदा स्टॉक क्या कर रहे हैं। तो मैंने इसको सॉर्ट किया है आज के चेंज के हिसाब से। एक सेकेंड, हम लोग जाएंगे यहाँ पर और चार्ट को थोड़ा सा चेंज करेंगे। हाँ जी। और पहला स्टॉक है रामको सीमेंट। तो आज रामको सीमेंट करीब करीब 3.5-4% के आसपास गिरा है। बड़ा सा रेड कैंडल दिख रहा है। तो ये वैसे भी ये मतलब अपने पीक पर पहुंच गया था ये। तो यहाँ से थोड़ा करेक्शन तो एक्सपेक्टेड था। खैर मैं नहीं सोच रहा था कि 4% के आसपास गिर जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। रामको सीमेंट एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर आप इसका मंथली चार्ट देखें तो लॉन्ग टर्म में इसने काफ़ी अच्छा किया है, मोर और लेस ऊपर ही की तरफ बढ़ा है। तो बुरा स्टॉक नहीं है। डेली चार्ट में जाके हम लोग यहाँ पर देखते तो डिमांड जोन यहाँ पर है 920 के आसपास। अगर ये 920 के आसपास पहुँचता, वैसे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन तो नहीं है। इसका पिछला एंट्री हमने 798 पे लगाया था। इसको उठा के मैं ऊपर ले लेता हूँ। अभी फिलहाल मैं इसको 921 के आसपास एंट्री रख रहा हूँ, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं प्लेस करेंगे। जब ये 921 के आसपास पहुंचेगा तब हम देखेंगे इसका आरएसआई वगैरह कैसा है और उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे। तो अभी फिलहाल इसमें करने के लिए कुछ नहीं। डाबर देखते हैं। डाबर तो कई दिनों से नीचे की तरफ जा रहा है। इसका ट्रेंड डाउनवर्ड ही है और अभी तक और ये डाउनवर्ड कंटिन्यू कर रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई बुरा स्टॉक है। इसका मतलब ये है कि ये हमें मौका दे रहा है फिर से खरीदने का। तो हम इंतज़ार करेंगे इसका। बाय द वे, तो यहाँ पर कोई वैसे तो कोई लेवल तो मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। अम, तो करने के लिए कुछ नहीं है बेसिकली। यहाँ पर कुछ डिमांड जोन्स वगैरह थे लेकिन वो ब्रीच हो चुके हैं, तो अभी करने के लिए कुछ नहीं। आइए देखते हैं टाइटन में क्या हो रहा है। तो टाइटन में हमें अच्छा, बाय द वे, मैंने पिछली बार जो ट्रेड लगाया था वो ये था कि टोरेंट फार्मा हमने बेचा था 1954 पे। आइए पहले उसे देख लेते हैं। तो टोरेंट फार्मा 1954 में हमने थोड़ा सा बेच के यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया था, लेकिन ये ऊपर चला गया है। तो ये सप्लाई जोन ब्रीच हो चुका है। तो वेरी गुड है, अच्छी बात है। अगला प्रॉफिट बुक हम करेंगे इसका। देखते हैं, टारगेट लगाते हैं इसका करीब करीब यहाँ। तो ये पहुंचने वाला है 2086 के आसपास। हम लोग थोड़ा और बेचेंगे। तो आइए इसका नोट ले लेते हैं। सेल सेल टोरेंट फार्म एट 2086.5। सेल सम टोरेंट फार्म एट 2086.50 if you are getting more than 20% profit, or do not sell all. This is a long term stock, ठीक है। ओके, तो ये हो गया टोरेंट फार्मा। अगला हमने बोला था एसआरएफ। देखते हैं क्या किया उसने। एसआरएफ देखते हैं।
तो एसआरएफ ने अपना सप्लाई जोन टच किया है। हमने सोचा था कि 2315.65 पे बेचना चाहिए, और ये सप्लाई जोन को टच करके यहाँ से वो नीचे की ओर जाना अब वापस से शुरू हुआ है। तो इसमें अभी फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगला जो टारगेट इसका रखेंगे हम, वो यहाँ रखेंगे 2475 पे। अभी 2475 से काफ़ी दूर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा था कॉनकॉर, कंटेनर कॉरपोरेशन। तो कंटेनर कॉरपोरेशन ने बराबर अपना टारगेट टच किया है 744 का, और वहाँ से डाउन टर्न शुरू किया है। तो ये हमारा अच्छा डिसीजन था कि अपने 744 पे थोड़ा सा कंटेनर कॉरपोरेशन बेचा था। तो अभी यहाँ करने के लिए कुछ नहीं। तो आइए लौट चलते हैं हम लोग अपने पसंदीदा स्टॉक को ऑर्डर में। तो टाइटन हम देखते हैं अगला। टाइटन अभी नीचे जा रहा है। इसका यहाँ पर एक नया डिमांड जोन बना तो है, और ये काफ़ी तगड़ा डिमांड जोन है, लेकिन अभी करेंगे कुछ नहीं। अभी फ़िलहाल हम इस पे एंट्री लगाएंगे 2939। एंट्री ऑर्डर नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहाँ पर एंट्री मार्क करके रखेंगे 3120 के आसपास यहाँ पर। और उस समय जब ये पास पहुँचेगा तब हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, क्या हमें खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, आरएसआई कितना है, ट्रेंड कहाँ का है, वगैरह वगैरह। तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं, बस ध्यान रखिए कि वहाँ पर हमको पहुँच के रीएनालाइज करना है। और इसका DATR 62 है, तो कोई गुंजाइश नहीं है कि ये आज ही तुरंत 3121 तक जाएगा। मैक्सिमम मुझे लगता है ये जाएगा आज 3190 तक पहुँचेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं। कंटेनर कॉरपोरेशन तो देख ही चुके हैं हम लोग। अब हम देखेंगे एशियन पेंट। तो एशियन पेंट फिर से ट्रेंड तो इसका डाउनवर्ड ही है। आइए ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक। तो अगर इसे पकड़ के चले तो ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड है, अगर यहाँ से शुरू करके इसे पकड़े तब भी ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड है। तो ये 2110 तक तो जाने की पूरी गुंजाइश है। देखते हैं क्या होता है। उसके बाद जाते हैं एस्ट्रल। तो एस्ट्रल भी अभी चूंकि मार्केट पूरा ही डाउनवर्ड्स है, ये भी डाउनवर्ड ट्रेंड ही दिखा रहा है, लोअर हाइज एंड अगर इसे पकड़ के चले लोअर लोज। ठीक है, तो ये भी डाउनवर्ड ट्रेंड में है। 1680 के आसपास देखेंगे क्या होता है। वोल्टास देखते हैं। वोल्टास ने अपना टारगेट टच किया है करके वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है। हमारा वैसे तो यहाँ पर एक बढ़िया सा डिमांड जोन है, देखते हैं क्या हो रहा है। पर ये डिमांड जोन एक बार टच हो चुका है, इसलिए हमें इससे कुछ नहीं करना है, इसको इंतज़ार करेंगे हम लोग। फिलहाल RSI इसका 42 के आसपास है, यहाँ पर दिख रहा है। तो हम लोग 30 के नीचे अगर जाता है तब हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। वैसे यहाँ पर एक और डिमांड जोन है, लेकिन ये भी डिमांड जोन कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है, क्योंकि ये भी टेस्टेड है, यहाँ पर एक बार टेस्ट हो चुका है। तो करने के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ देखते हैं। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ ने अपना टारगेट सप्लाई जोन टच करके वहाँ से नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। टारगेट ट्रेंड नीचे की तरफ है, लेकिन ये ट्रेंड थोड़ा सा ब्रीच तो हुआ है, लेकिन और ये सप्लाई जोन भी ब्रीच हो चुका है। तो गुंजाइश तो है कि ये ऊपर की तरफ चला जाए और ट्रेंड टूट जाए, पर देखते हैं क्या होता है। अभी करने के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं। SRF देखते हैं। SRF ने अपना सप्लाई जोन हम देख चुके हैं, जस्ट इसने सप्लाई जोन ब्रीच कर लिया है, तो ये सप्लाई जोन अब किसी काम का नहीं है। ये अपना अगला सप्लाई जोन है, ये उसके ऊपर वाला है, और बस। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। TCS देखते हैं। TCS नीचे की तरफ बढ़ रहा है, 3216 का टारगेट है। इसका DATR 50 रुपये है, मतलब ये जाएगा 3280 के आसपास। मतलब आज करने के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं, पर 3216 पे हम इस स्टॉक को ख़रीदेंगे ज़रूर। हेवल्स देखते हैं। हेवल्स 1187 के आसपास, इसका 88 के आसपास हमने रखा है एंट्री पॉइंट। फिलहाल नीचे की तरफ बढ़ रहा है, करने के लिए कुछ नहीं। डिवीज़ लैब देखते हैं। डिवीज़ लैब 2948 टारगेट है, अपना एंट्री पॉइंट है, और हम करने के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं। टारगेट इसको रख देते हैं एक ऊपर करीब यहाँ, नहीं हमें यहीं पे रख देते हैं फ़िलहाल, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ICICI बैंक देखते हैं। ICICI बैंक 881 पे हमने रखा है एंट्री,
ट्रेंड अभी भी नीचे ही की तरफ है, तो करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं। टाटा कंज्यूमर देखते हैं, टाटा कंज्यूमर भी डिमांड जोन से काफ़ी दूर है, ट्रेंड इसका अपवर्ड्स है। सरप्राइजिंगली बाकी सारे ट्रेंड्स डाउनवर्ड है, लेकिन इसका देखें तो ट्रेंड अपवर्ड है। वेल, शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो अपवर्ड है ही, ठीक है। उसके बाद आता है रिलायंस। तो रिलायंस देखते क्या होता है। रिलायंस के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे पिछली बार, लेकिन अभी अच्छा यहाँ पर एक डिमांड जोन बन रहा है क्या, देखें। हाँ, अब देखते हैं इसका क्या सिचुएशन है। नहीं, ये डिमांड जोन टेस्टेड है तो इसका कुछ नहीं कर सकते, इसको हटाना होगा। तो हमारा कुछ नहीं, हमें 2090 के आसपास खरीदना है या फिर इंतज़ार करना है। अभी फ़िलहाल तो हम लोग प्रॉफिट ही में है, क्योंकि हमने ये 2200 के आसपास एंट्री लिया था कुछ दिनों पहले, तो फ़िलहाल तो ऊपर है। लेकिन अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है, क्योंकि इसका ट्रेंड भी देखने जाए तो धनाधन नीचे की तरफ है, ठीक है। लेकिन एक सेकंड में ट्रेंड सेट कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप इसका साइक्लिकल आप इसका लंबा लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो ये हमेशा साइक्लिकल रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो मुझे लग रहा है कि ये नीचे वाला साइकिल वैसे तो मुझे लग रहा है कंप्लीट कर चुका है और यहाँ से अब ऊपर ही की तरफ जाना चाहिए। लेकिन देखिए, मार्केट में प्रेडिक्शन करना तो जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं करता नहीं हूँ, कुछ कह नहीं सकते। तो हम इंतज़ार करेंगे, अगर ये 2090 तक जाता है तो हम इसे खरीदेंगे, और अगर ये 2994 के आसपास जाता है तो हम इसे बेच देंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिसीजन पॉइंट रहेगा। टोरेंट फार्मा तो हम डिस्कस ऑलरेडी कर ही चुके हैं, इसे अगला टारगेट 2086 है। बजाज फाइनेंस भी डिमांड जोन से काफ़ी दूर है और अभी करने के लिए कुछ है नहीं, कोई नए लेवल्स भी बने नहीं हैं, तो हम इंतज़ार करेंगे। और फाइनल आखिरी स्टॉक है पीआई इंडस्ट्रीज़। पीआई इंडस्ट्रीज़ अपना सप्लाई जोन ब्रीच कर चुका है। इसका मतलब ये है कि गुंजाइश है कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं रहा और ये अपवर्ड ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो जैसे ही हमें कोई एक मिनट, इसको मार्क कर दिया जाए यहाँ पर, इसको लेके यहाँ से ऐसे, और ये तो बहुत ही शॉर्ट टर्म है तो प्रेडिक्शन तो मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी मार्क इसलिए कर रहे हैं कि जब भी ये नीचे की ओर आएगा, कोई नया डिमांड जोन यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एक डिमांड जोन बना हुआ तो है, तो अगर ये 3400 क्या है 10.75 के आसपास पहुंचता है, तब हम इसे खरीदेंगे और इसके अपवर्ड ट्रेंड का लाभ लेंगे। तो ये था आज का स्टॉक मार्केट। आइए देखते हैं हमारे पास क्या कोई क्वार्टरली रिपोर्ट है जिसे हम एनालाइज कर सकते हैं। तो पिछली बार हमने देखे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। आज हम देखेंगे टाटा स्टील के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। पर इससे पहले कि हम टाटा स्टील के फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखें, आइए देखते हैं कि टाटा स्टील स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है। तो ये टाटा स्टील का स्टॉक है। इसका अगर आप मंथली चार्ट देखें तो ये काफ़ी ऊपर नीचे हुआ है, मतलब ये ऊपर जाता है फिर काफ़ी नीचे गिर गया। ये 2005 की बात है, उसके बाद बहुत नीचे गया, उसके बाद 2011 के आसपास 10 के आसपास ऊपर बढ़ा, उसके बाद ये 2019 के आसपास तक कब क्या है 2021, ये 2021 है, 2020 में ये गिरना शुरू हुआ था, 19-20, ये यहाँ पर 2020 है। उसके बाद यहाँ से ये गिरना शुरू हुआ था थोड़ा सा, उसके बाद 2021 के आसपास बहुत बड़ा है ये, और फिर 2022 में फिर से गिर के अभी ये बीच में है। तो मतलब स्टॉक काफ़ी ऊपर और नीचे गया है। इसी के मुकाबले अगर आप कोई दूसरा स्टॉक देखें, जैसे कि HDFC बैंक लीजिए, ठीक है। अब ये HDFC बैंक का मंथली चार्ट है, और ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ बढ़ा है, तो इसे कहते हैं ग्रोथ स्टॉक, और ये मेरे पसंदीदा स्टॉकों में से मैं इसके मुकाबले ICICI बैंक को लेता हूँ। ICICI बैंक को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ICICI बैंक ने भी इसी प्रकार का ग्रोथ दिखाया है, और ये 10 साल पहले का HDFC बैंक है। तो जिस तरह HDFC बैंक अभी ऊपर है, उसी तरह ICICI बैंक अभी ग्रोथ की कगार में है, वो धीरे धीरे अब ऊपर जाएगा, इसलिए ICICI बैंक मेरा पसंदीदा स्टॉक है। खैर, आइए जाते हैं वापस से टाटा स्टील के स्टॉक में और देखते हैं इसमें और क्या देखने को मिलता है। तो वैसे मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन ये मेरा साइक्लिकल स्टॉक है, मतलब ये ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, इसने वही ट्रेंड बरसों से दिखाया है। तो हम टाटा स्टील में इन्वेस्ट तो करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे कि ये मेरा डेली चार्ट है, आप जैसे कि आप देख रहे हैं डेली चार्ट में भी ये इस रेंज में करीब करीब, ठीक है। अगर मैं 2 लाइंस ड्रॉ कर दूं तो ये ऊपर की लाइन है और ये
नीचे की लाइन है, इस रेंज के अंदर ये घूमते रहता है, ठीक है। तो अगर हमें मौका मिलता है हम इस रेंज के अंदर इसे खरीदेंगे और बेचेंगे। खैर ये कोई सॉलिड क्या कहते हैं, कोई रूल नहीं है कि इसी रेंज में खरीदना बेचना है। हम और बहुत सारी बातें देखेंगे इससे पहले कि हम डिसाइड करें कब खरीदें कब बेचें। तो खैर आइए देखते हैं टाटा स्टील के फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसा कर रहे हैं। हाँ, तो ये है टाटा स्टील के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। मैं भी पहली बार खोल रहा हूँ। तो ये उसका क्वार्टर एंडेड 2023 सितंबर जून और ये 2022 सितंबर। तो हमें इसको इसके साथ कंपेयर करना चाहिए। तो पिछले साल सितंबर में 2022 के सितंबर में 34,302 करोड़ का इसका मतलब खैर ग्रॉस सेल्स था, ठीक है। लेकिन इस बार कम होकर 32,793 हो गया है, जिसका मतलब ये है कि कम हुआ है, ठीक है। ग्रॉस सेल्स इसका कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले। टोटल इनकम अगर देखें तो पिछले साल 35,456 करोड़ था, इस बार 34,073 करोड़ है। मतलब ये भी थोड़ा सा कम हुआ है, ये 35 था ये 34 है। फाइनेंशियल ईयर एंडेड 2022 का 2023 के साथ अगर कंपेयर, नहीं 2000 ये फाइनेंशियल ईयर एंडेड है और ये क्वार्टरली रिजल्ट है। फाइनेंशियल ईयर एंडेड 2023 का है और इसमें कहीं फाइनेंशियल ईयर एंडेड 2022 का दिखा नहीं रहा है, तो कंपैरिजन करने के लिए कोई नंबर नहीं है। पर ओवरऑल अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो हमने बहुत अच्छा नहीं किया है। 6 महीने के रिजल्ट्स देखें तो करीब करीब एक बराबर है। 2022 में 70,000 करोड़ था, 2023 में भी 70,200 करोड़ है। आइए नीचे चलते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर इसका 32,000 करोड़ से 29,000 करोड़ हुआ है, मतलब कम हुआ है। मैं अनुमान लगाता हूँ कि प्रॉफिट बढ़ा होगा, तो ये उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स। ये तो लॉस दिखा रहा है। पिछली बार 3,000 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 7,942 करोड़ का लॉस है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स टोटल एक्सेप्शनल आइटम्स का लॉस हुआ है। प्रोविजन ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डाउटफुल एडवांसेस और अदर फाइनेंशियल एसेट्स। तो कुछ हमने लोगों को कुछ उधार दिए थे टाटा स्टील वालों ने, मतलब हमने कहता हूँ क्योंकि हम टाटा स्टील के शेयर होल्डर हैं, पर हमने यहाँ पर पता चलता है। देखिए ये प्रोविजन ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डाउटफुल एडवांसेस एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स, कुछ तो हमने यहाँ पर किसी को उधार वगैरह शायद दिया था या कुछ दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया था जहां पर हमें भारी नुकसान भुगतना पड़ा है। तो ये 12,960 करोड़ का नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स घट के लॉस हो चुका है, 8,000 करोड़ का लॉस किया है, ठीक है। नेट प्रॉफिट मतलब और लॉस, इसमें 8,500 करोड़ का लॉस है टैक्सेस के बाद। तो ये हुआ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, ये फिर से लॉस में गया है। मतलब ये नेगेटिव 8,335 करोड़ का पैसा हमें मिला तो नहीं है, लगाना पड़ा है, मतलब टाटा स्टील को, ठीक है। तो ये है। अब आइए नीचे देखते हैं ये एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज का सिचुएशन क्या है। तो एसेट्स यहाँ पर 2023 और ये 30 सितंबर 2023 है, ये 30 मार्च। तो पिछले 3 क्वार्टर्स में मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू जुलाई, जुलाई टू सितंबर, इसमें ये 2,000 करोड़ के आसपास एसेट्स कम हुए हैं। अगर ये देखें तो टोटल नॉन करंट एसेट्स में ये हमारा 2 लाख करोड़ था, अभी करीब करीब एक जैसा ही है। ये क्या देखा हमने यहाँ, ये एसेट्स नॉन करंट एसेट्स देखे, ये करंट एसेट्स भी करीब करीब एक जैसे हैं। कैश फ्लोज देखते हैं तो पिछले साल के मुकाबले कैश फ्लो काफ़ी घटा है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं आपको बताऊं तो टाटा स्टील एक बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है, तो हमें तुरंत टाटा स्टील के स्टॉक में से निकल जाना चाहिए या एटलीस्ट थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए। सवाल ये उठता है कि कम कितने में बेचा, कितने में जाए, ठीक है। तो अभी तो मार्केट वैसे डाउन है तो हम होल्ड करेंगे, अभी तो फिलहाल तुरंत बेचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि टाटा स्टील का स्टॉक धन से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। टाटा कंपनी है, भारी भरकम कंपनी है, दूसरी कंपनी उसे सपोर्ट कर देगी,
स्टील एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको मतलब जो कभी मतलब ख़त्म नहीं होगा, उसका डिमांड तो अच्छा ही रहेगा। तो मोर और लेस ये कंपनी बंद तो कभी नहीं होगी। इनफैक्ट मैं सोचता हूँ कि गुंजाइश है कि ये स्टॉक करीब करीब यहाँ चला जाए, थोड़ा सा ऊपर। अगर आपको इस स्टॉक में से निकल जाना है क्योंकि इसका फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा नहीं है, तो 125 रुपये के आसपास इसे बेचा जा सकता है। तो डिसीजंस कुछ इस तरह लिए जाते हैं। कभी कभार फाइनेंशियल रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं कंपनी के, तो ऐसे समय में हमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देख के पता चलता है कि इस साल कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर रही है। तो जब पहला मौका मिले बेचने का, तो स्टॉक को बेच दिया जाए। खास करके अगर टाटा स्टील जैसा स्टॉक है तो लॉस पे बेचने की आवश्यकता नहीं है, इससे हम इंतज़ार करके थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए तब बेच सकते हैं। मैं अनुमान लगाता हूँ कि आपने अगर कुछ सालों पहले टाटा स्टील में पैसा लगाया था तो आप अभी लॉस में तो नहीं होंगे, क्योंकि टाटा स्टील ने ओवरऑल अच्छा ही किया है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो इंतज़ार कर सकते हैं। 15-20% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा बेच के प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, ताकि उसे किसी और अच्छे स्टॉक में लगाएं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। याद रखें, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं कोई सर्टिफाइड वगैरह वगैरह कुछ नहीं हूँ। ये मेरा कोई एडवाइस नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी एडवाइस के बेसिस पे कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। अगर आपको मेरा लॉजिक ठीक लगता है, क्योंकि ये वीडियोस मैं बनाता हूँ सिर्फ मेरे लॉजिक के लिए, ताकि आप लोग देखें और समझें कि मैं इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहा हूँ। और अगर आपको मेरा लॉजिक ठीक लगता है तो आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए, मेरा लॉजिक उन्हें भी बताइए और देखिए वो क्या कहते हैं। अगर वो कहते हैं कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कीजिए, उनकी एडवाइस लीजिए, मेरी मत लीजिए, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ मेरी ही क्यों, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को बहुत अच्छी तरह चुनें और उसी की एडवाइस लें। उसके अलावा इंटरनेट पर देखकर, यूट्यूब पर देखकर ब्लाइंडली किसी की एडवाइस या किसी का टिप ना सुने, इसमें आपको खतरा है। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की बात सुनिए, वही है जो सर्टिफाइड और क्वालिफाइड है, और वही आपको सही मायने में एडवाइस दे सकता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और ये भी आशा करता हूँ कि हम सभी लोग ढेर सारा पैसा कमाएं। धन्यवाद।